आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक अध्याय 7 यानी चैप्टर 7 संघवाद या फेडरलिज्म। इसमें हम देखेंगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ये जो आप लोगों का मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ है, मिड टर्म एग्ज़ाम 2023 और 24 का है, ये 80 में से 80 मैंने अपनी वीडियो में कवर कर रखे हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो कृपया करके मेरी जो पिछली वीडियो है जितनी भी, आप एक एक क्वेश्चन करके मिला सकते हैं, उसमें एक एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर एक भी क्वेश्चन आगे पीछे हुआ तो उस बताना कि सर ये आपके वीडियो में नहीं मिला है, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैंने जहाँ तक मैच किया वो सारे के सारे 80 में से 80 मार्क्स के को आंसर कवर किए हैं मैंने, और जो मेरे वीडियो से कुछ बाहर नहीं आया है, आपको बिलीव ना हो तो आप प्लीज़ इसे मिलाएं। अगर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला है संघवाद। कि संघवाद होता क्या है? ऐसे राज्य या राष्ट्र जहां शासन व्यवस्था दो स्तरों पर चलाई जाती हो, एक राज्य स्तर पर और एक एक केंद्र स्तर पे, यानी स्टेट और सेंट्रल पे राज्य व्यवस्था जिसमें चलाई जाती हो शासन व्यवस्था। इसके बाद देखेंगे संघवाद की अवधारणा, परिभाषा आपने देख ली। ऐसे राष्ट्र या राज्य जहां पर शासन व्यवस्था दो स्तरों पर, यानी दो स्तरों पर अर्थात किस पे, राज्य स्तर पर एक और केंद्र स्तर पर चलाई जाती हो, संघवाद कहलाता है। आप इसमें देखेंगे संघवाद की पहली अवधारणा देख लें आप। यहाँ पर शासन व्यवस्था क्या होती है, दो स्तरों पर विभाजित हो जाती है, एक राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। दूसरी अवधारणा लिखेंगे आप, इसमें लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं, वह अपने क्षेत्र में के भी होते हैं और अपने राष्ट्र के भी होते हैं। आप उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, कोई गुजराती या कोई यूपी, कोई झारखंडी हो सकता है, लेकिन उस होने के साथ साथ वो भारतीय भी होगा। ठीक है। प्रत्येक स्तर की राजनीति व्यवस्था में कुछ विशिष्ट शक्तियां और उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है। एक अलग सरकार भी होती है इसमें। तीसरी अवधारणा है, ये संविधान सर्वोच्च होती है, ये संविधान सर्वोच्च होगी और दोनों सरकारों की शक्तियां का स्रोत भी होगा। यानी जो दोनों गवर्नमेंट है, एक राज्य स्तर पर और जो केंद्र स्तर पर, उन दोनों की सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी होगा। यहाँ संविधान लिखित होता है। राष्ट्र महत्व के विषय जैसे प्रतीक्षा, मुद्रा, उत्तरदायित्व संघीय केंद्र सरकार का होता है। क्षेत्रीयता या स्थानीय महत्व के विषय पर प्रांतीय राज्य सरकारें जवाबदेही होती हैं। यानी जो क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषय होते हैं उस पर क्या होता है, जो प्रांतीय, जो प्रांत में यानी जो स्टेट में सरकार होती है, स्टेट सरकार, वो जवाबदेही होती है। चौथा है, आप लिखेंगे यहाँ पर क्या है, हाँ, यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका होती है जो राज्य और केंद्र के बीच शक्ति के बंटवारे से संबंधित विवादों को निपटाती है। ये अवधारणा है, ये 4 नंबर में आती है और 6 नंबर में भी, तो आप ये लिखें। अब संघवाद में देख लें, यानी ये संघवाद अब देखेंगे कि आपने परिभाषा देख ली, अवधारणा देख ली। अब संघवाद भारतीय संविधान में कैसा है वो बताया गया है कि भारतीय संविधान में संघवाद का क्या रूप रहा है। ये वीडियो 2 चैप्टर में आएगी, ये भाग 1 रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। संघवाद भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण के फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी जो भारतीय संविधान है वो अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन यानी संघ होता है इसका मतलब। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए ही संघ शब्द का प्रयोग होता है। ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है ये कहा गया है? अनुच्छेद 1 में भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन होगा, एक बहुत सारे स्टेट मिलके एक यूनियन बनाएंगे, वो बताया गया है। उसमें राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में हो जो पहली अनुसूची में विशिष्ट होते हैं। संघ शब्द, संघ शासन शब्द को लैटिन शब्द फ्रोडिस से लिया गया है, जिसका अभिप्राय होता है संधि या समझौता। संघीय मॉडल वाले देश, यानी संघात्मक मॉडल वाले जो देश रहे हैं उनमें वो कौन से देश रहे हैं, ये प्रीवियस में 2 नंबर का पूछा गया था पिछले साल।
अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये क्या है? संघीय मॉडल वाले देश जिन्होंने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये वो देश हैं। उसके बाद भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल, कनाडा मॉडल पर आधारित है। जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो कनाडा अक्ष से हमने लिया है और कनाडाई मॉडल पर आधारित है। अगला है भारत में शक्तियों का विभाजन के प्रकार, यानी जो भारतीय संविधान है उसमें शक्तियों का विभाजन के किस प्रकार संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन 4 भागों में विभक्त किया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, ये 4 सूचियां हैं। ऐसे इसमें क्लास 11th में एक तरह से अलग से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संघ सूचियों के बारे में लिखें, भारत संविधान में दिए गए संघ सूचियों को संक्षिप्त में बताएं। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें 4 ही आपको पॉइंट लिखने होते हैं और बड़े आराम से 6 नंबर मिले जा सकते हैं। संघ सूची में आप देखेंगे इसमें 97 विषय हैं, यानी 97 विषय होते हैं। इस पर कानून सेंट्रल बनाती है, यानी जो केंद्र है, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार जो है वो कानून बनाएगी। उदाहरण के लिए इसमें आप देख सकते हैं, मतलब संघ सूची में 97 विषय में कुछ विषय मैंने लिखे हैं जो आपको याद रखने चाहिए। प्रतीक्षा, परमाणविक ऊर्जा यानी जो परमाणु ऊर्जा है, विदेश मंत्रालय, युद्ध व शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायुसेना यानी एयरफोर्स, बंदरगाह, विदेश व्यापार और मुद्रा, इन सब पे क्या है जो भी कानून बनेंगे 97 विषयों पर वो सेंट्रल बनाएगी, यानी जो केंद्र सरकार है वो उस कानून बनाती है। इसे संघ सूची कहते हैं। संघ का मतलब होता है सेंट्रल, याद रखना, केंद्र सरकार। राज्य का मतलब होता है राज्य सरकार, स्टेट सरकार। इसमें 66 यानी 66 विषय होते हैं। इन पर कानून राज्य से ही आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार बनाएगी और संघ से आप समझते हैं कि संघ सरकार यानी केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य में क्या होता है, कानून राज्य सरकार बनाएगी। 66 विषय हैं। मैंने कुछ विषय यहाँ भी लिखे हैं उदाहरण के लिए, जैसे कि कृषि हो गया, पुलिस हो गया, जेल खाना होगा, यानी जेल है उसमें जेल खाना, जेल कैदियों को जहाँ रखते हैं। स्थानीय शासन यानी ग्राम पंचायत, याद रखना ये ग्राम पंचायत को 2 तरीके से पूछा जाता है, स्थानीय शासन या ग्राम पंचायत। यहाँ ग्राम पंचायत भी लिख सकता था लेकिन स्थानीय शासन लिखा है मैंने। स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा, ये इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। अब आता है तीसरा, समवर्ती सूची। इसमें विषय पर 47 विषय होते हैं, यानी 47 विषय हैं। इन पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। यानी जो समवर्ती सूची है इसमें क्या है, सेंट्रल भी बना सकता है और स्टेट भी, दोनों ही तीनों समवर्ती सूची में कानून बना सकते हैं। इसमें क्या आते हैं विषय, शिक्षा, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संप्रदा का हस्ताक्षर, वन आ जाएगा इसमें, मजदूर संघ आ जाएगा, सामानों में मिलावट, गोल लेना और उत्तराधिकार, ये सभी सारे विषय आते हैं इसमें। अब आता है अवशिष्ट शक्तियाँ, जो विषय तीनों सूचियों में नहीं आते, यानी ये जो विषय है इसमें कौन से विषय हैं जो इन तीनों सूचियों में नहीं आते, इन तीनों सूचियों में नहीं आएंगे, उनको अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा। यानी जो विषय 3 सूचियों में नहीं आए उन विषयों को अवशिष्ट सूची में कहते हैं, रखा जाएगा। इन पर कानून केंद्र बनाता है। उदाहरण के लिए साइबर कानून, उदाहरण है, एक ही उदाहरण लिखा है, साइबर कानून पे जो कानून बनेगा वो सेंट्रल बनाएगा, यानी सेंट्रल सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अब है अगला, संघ राज्य होते भी भारत में शक्तियों का झुकाव केंद्र की तरफ कैसे है। यानी संघ राज्य का मतलब होता है इतने सारे स्टेट होने के बाद भी जो सारी शक्तियाँ वो केंद्र के तहत तरफ कैसे है। ये प्रीवियस में पूछा गया था क्वेश्चन, ये प्रीवियस में कैसे है वो बताया गया इसमें।
इसकी पावर, शक्तिशाली पावर कैसे है केंद्र सरकार, उसके बारे में बताया गया है। यानी जो संघ राज्य होते भी भारत के शक्तियों का झुकाव केंद्र की तरफ कैसे है, झुकाव कैसे है, यानी सेंट्रल को मजबूत दिखाने में केंद्र सरकार को मजबूत कैसे हो गया है जब संघ राज्य है भारत में। शक्तियों का विभाजन, पहला पॉइंट है, ये 6 नंबर में पूछता है। शक्तियों का विभाजन आप देख सकते हैं इसमें। शक्तियों का विभाजन है 4 सूचियों में विभिन्न विषयों का विभाजन होता है। इन सूचियों में बांटे गए विभिन्न विषयों से ये स्पष्ट होता है कि केंद्र के पास अधिक और महत्वपूर्ण विषय है। यानी जो सेंट्रल के पास 97 विषय हैं और राज्य के पास 66 विषय हैं। इसकी वजह से केंद्र सबसे ज़्यादा मजबूत है। और मजबूत क्यों रहे, क्योंकि उसके पास बहुत महत्वपूर्ण विषय है कानून बनाने के लिए। राज्यों या राजकोषीय सीमाओं में परिवर्तन, यानी किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के अस्तित्व पर संसद का नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 3 में ये बताया गया है कि संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग उसके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर होती है, इसलिए वो राज्य को क्या करेगा, सीमा एक स्टेट को 2 स्टेटों में बना सकता है। यानी बहुत सारे राज्य को थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेके एक नया स्टेट यानी राज्य बना सकता है। इसलिए केंद्र सबकी तरफ सबसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं। आपातकालीन में शक्तियाँ, यदि देश के अंदर आपातकाल लग जाए तो सारी शक्तियाँ केंद्र के पास आ जाती हैं। यहाँ तक राज्य सूची के विषय पर भी संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी जो स्टेट लेवल की जो 66 विषय हैं उन पे ना संसद को कानून बनाने का प्राप्त हो जाता है शक्ति आपातकालीन में। वित्तीय शक्तियाँ, आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित रहता है। यानी जो राज्य है वो अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए सेंट्रल पर आश्रित रहेगा कि सर मुझे इतना पैसा दे दीजिए वाला हिसाब होता है। इसकी वजह से भी जो केंद्रीय है वो सबसे शक्तिशाली है। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। यानी जो राज्यपाल है वो राज्यों का प्रमुख होता है। यह केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है। आगे देखेंगे, इकहरी शासकीय व्यवस्था, ये 6 नंबर का है इसलिए मैंने इसके 7 पॉइंट लिखे हैं। हाँ, इसके 7 पॉइंट लिखे हैं, इसी के 7 पॉइंट लिखे हैं, ये देखें। हाँ, ये 6ठा है, 7वां पॉइंट है। इकहरी प्रशासकीय व्यवस्था, यानी अखिल भारतीय सेवा पूरे देश के लिए है और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। जिला आयुक्त के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार पर नियंत्रण होता है। यानी जो इतने भी IAS UPSC, जितने भी IPS IAS पुलिस सेवा अधिकारी जितने भी होते हैं ना प्रशासनिक अधिकारी, उन पे केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। इसकी वजह से केंद्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। 7वें पॉइंट में आप लिखेंगे संविधान के 2 अनुच्छेद जो 33 और 34 हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 33 और 34 हैं, वो संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफ़ी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन या मार्शल लॉ लागू हो सकता है। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ ये होता है सैनिक शासन होता है एक तरह से, जो किसी स्टेट या राज्य में लगाया जाता है किसी इमरजेंसी की वजह से, आतंकवादी या कुछ हो जाए तब। एक अनुच्छेद 257(1), यह अनुच्छेद मैं आपको इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेता। अनुच्छेद 257(1) को संक्षिप्त में बताएं, ये 2 नंबर में पूछ लेता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का वितरण किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा कि जो भारत सरकार को एक प्रतियोगिता के रूप में आवश्यक प्रतीत होता है। अगला है, भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव के कारण या स्वायत्तता की मांग। जो भारतीय संघ व्यवस्था है उसमें तनाव के क्या कारण रहे हैं?
और स्वतंत्रता की क्या मांगे रही हैं। पहला आप लिखेंगे शक्ति विभाजन को राज्य के पक्ष में बदला जाए, राज्यों को ज़्यादा और महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाएं। यानी जो संघीय व्यवस्था में जो तनाव के क्या कारण है, यानी स्वायत्तता की क्या मांग रहते हैं स्टेट वाले, क्या बोलते हैं कि हमें ये चाहिए कि जो शक्ति विभाजन है उसे राज्यों के पक्ष में बदला जाए और राज्य को ज़्यादा महत्वपूर्ण विषयों पे मतलब कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। समय समय पर अनेक राज्यों जैसे तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और दलों द्रमुक अकाली दल और माकपा ने स्वतंत्रता की मांग की है। इन्होंने स्वतंत्रता की मांग की कि हमें स्वतंत्रता मिले। दूसरा है राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और साधनों पर अपना ज़्यादा नियंत्रण होना चाहिए। जो स्टेट है वो चाहता है कि उसके पास आय के अधिकतम साधन हो और स्वतंत्र रूप से उसका ही नियंत्रण हो। तीसरा, प्रशासकीय शक्तियों से संबंधित विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज है। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता की मांग सांस्कृतिक भाषाई मुद्दों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। तमिलनाडु में हिंदी के वर्चस्व का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति का प्रोत्साहन की मांग इसके उदाहरण है। 1960 में राज्यों में हिंदी विरोधी आंदोलन चला, ये दूसरा उदाहरण है। यानी इसके अतिरिक्त क्या मांगते हैं कि स्वतंत्रता की मांग क्या है। यानी ये दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक तो भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव के क्या कारण रहे या भारतीय संघीय व्यवस्था में स्वतंत्रता की क्या मांगे रही हैं। वो दो तरह के ऐसे क्वेश्चन पूछता है और आंसर आपको यही लिखना है। अगला है राज्यपालों की भूमिका में भी अधिकार अधिकतर राज नाराज है, क्योंकि इनकी नियुक्ति क्या कौन है और इनका मतलब नियुक्त कौन करता है, सेंट्रल, और चाहते हैं कि वो राज्य ही इनका सब कुछ करे। राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल की भूमिका देखेंगे। राज्यपाल की क्या भूमिका रही है। संविधान के छठे भाग अनुच्छेद 153 से 167 तक, यानी जो संविधान है उसके अनुच्छेद राज्यपाल की क्या भूमिका है। अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। यानी जो राज्य है वो कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। इसमें शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महानिरीक्षक। राज्यपाल की क्या भूमिका रही है उसमें संविधान के किस अनुच्छेद में 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया। इसमें राज्य कार्यपालिका में कौन से लोग शामिल होते हैं, ये प्रीवियस में पूछा गया था। इसमें शामिल होते हैं राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगा, राज्य के महानिरीक्षक होगा। अब इसमें देखा जाएगा संविधान के भाग 6 में राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है। राज्य में सरकार के बारे में बताया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, बिल्कुल सही है। जो राज्य होगा राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। यानी जो संविधान 7वें संविधान संशोधन हुआ 1956 में जो हुआ, उसकी धारा के अनुसार क्या कहा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किया जा सकता है। राज्यपाल के कार्यकाल उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, यानी 5 साल के लिए राज्यपाल के पद अवधि के लिए ग्रहण होगा। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति के मुहर लगे पत्रता के माध्यम से होगी। ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हुआ है टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा क्या चीज़ ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, ये फाइनल ईयर्स में पूछे जाएंगे। अब राज्यपाल बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए वो बताया गया है। पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। चौथा है वह उस राज्य से संबंधित ना हो जहां उसे नियुक्त किया गया है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे। अब ये स्टार पॉइंट है, इसी में का ही है। एक केंद्र और राज्य संबंध से जुड़े मामले की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा
1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सकारिया आयोग के नाम से जाना गया। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राज्यों की नियुक्ति यानी राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। ये एक स्टार पॉइंट है, राज्यपालों की भूमिका। ये आपके सिलेबस में ऐड हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, ये फाइनल ईयर में पूछा जाएगा। अब आता है संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से अनुच्छेद 356 है। इसके द्वारा राज्यों के राष्ट्रपति में शासन लागू किया जाता है। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, यानी आपातकाल लागू होगा राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये प्रीवियस में पूछा गया था, एक तरह का आप स्टार पॉइंट है। सबसे विवादित प्रावधान अनुच्छेद 356 रहा है। इससे क्या राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू लगा जा सकता है और राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों के तक बढ़ाया जा सकता है। ये प्रीवियस में पूछा गया था। अब राज्यपाल की क्या शक्तियां रहती हैं, ये जो मैंने 4 शक्तियां बताई हैं, ये ऐड हुआ है टॉपिक, पहले बता रहा हूं मैं। राज्यपाल पहला है, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य यानी औपचारिक रूप से राज्यपाल का नाम पर होता है। जो राज्य में जितनी भी सरकार के सभी कार्यकारी कार्य मतलब जितने भी सरकारी गवर्नमेंट कार्य होंगे वो राज्यपाल के नाम पर होंगे औपचारिक रूप से। दूसरा पॉइंट लिखेंगे वह राज्य सरकार की बर्खास्त करने, राज्य विधानसभा को निलंबित करने या विघटित करने का अनुशासन कर सकता है। तीसरा लिखेंगे आप शक्तियों में, धन विधेयकों को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। यानी जो धन विधेयक होता है, कैपिटल बिल के धन विधेयक को राज्य विधानसभा के उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा लिखेंगे आप शक्तियाँ, वह राज्य उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, संस्थापन और प्रोन्नति कर सकता है। ये 4 हैं। अब राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या अंतर रहते हैं वो बताया गया है। ये मैंने 5 अंतर बताए हैं, ये 4 नंबर में पूछता है। राष्ट्रपति क्या करता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से भाई उसको चुना जाएगा राष्ट्रपति को। दूसरा, प्रजासत्ताकता के सिद्धांत की कोई अवधारणा नहीं होती। तीसरा, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है, बिल्कुल। चौथा, मृत्यु दंड की सज़ा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सज़ा को माफ़ कर सकता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसपे संविधान तक का लागू नहीं होता, मतलब संविधान कानून अधिकतर लागू नहीं होते, वो मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है। वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, यानी संविधान के जो धाराएं उनको उल्लंघन करता है, मूल अधिकारों में छेड़खानी करता है, शक्तियों का गलत प्रयोग करता है, अगर लगता है संविधान इससे प्रभावित हो रहा है तो ही इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राज्यपाल, अंतर है इन दोनों में, राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर बताने हैं, ये बताया गया है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, पहला राज्यपाल नियुक्त होगा। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति के पदोन्नत पद पर बना रहता है, यानी जब राष्ट्रपति चाहेगा जब तक। तीसरा, भूमिका सलाह या परामर्श के अधीन होता है। चौथा, मृत्यु दंड की सज़ा सैन्य मामलों में कोई भूमिका नहीं होती, इसकी कोई आधार महाभियोग का नहीं है इस पे, यानी महाभियोग इस पे नहीं चलाया जा सकता। राज्य पुनर्गठन आयोग, ये आप में ऐड हुआ है। राज्य पुनर्गठन आयोग वो ऐड इसीलिए हुआ है, हाँ ये ऐड हुआ है। राज्य पुनर्गठन आयोग आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐड हुआ है आपके सिलेबस में। स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या होता है कि जो स्वतंत्रता के बाद राज्यों के गठन करने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। यानी राज्य जो पुनर्गठन आयोग की स्थापना सभी राज्यों को एक किया जाए, उसकी स्थापना के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। याद रखना 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और इस अधिनियम को 1956 में लागू किया गया। यानी जो अधिनियम था उसको 1956 में लागू कर दिया गया।
और इसके अंतर्गत भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने को कहा गया। यानी ये राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर ये कहा गया कि राज्यों का निर्माण करें, उनको भाषा के आधार पर किया जाए। इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली थे और आयोग के अन्य सदस्य थे के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ये सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। और 1853 की सिफारिशें क्या थी? राज्य पुनर्गठन आयोग के 1853 की सिफारिश तो प्रीवियस में पूछा गया था। केवल भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, ये सिफारिश थी। 1953 की सिफारिशें थी राज्य पुनर्गठन आयोग की कि इन पे था कि केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी सिफारिश थी राज्यों का पुनर्गठन करते समय क्या करें, सुरक्षा, वित्तीय और प्रशासनिक आवश्यकता तथा पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने की क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे ए, बी, सी तथा डी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके भारतीय संघ को 16 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन करना चाहिए। यानी जो पहले क्या था ABCD में जिन राज्यों को बांटा गया था, मतलब वर्गीकृत किया गया था, उसको समाप्त करके 16 राज्य बनाए और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभक्त होने चाहिए। ये स्टार एक पॉइंटेड ऑफ पॉइंट है ये एक नंबर वाले हैं और 2 नंबर वाले हैं। और 2 नंबर वाले कैसे हैं? क्योंकि कभी भी 2 स्टेटों का पूछ सकता है, कब अलग हुआ, कब बना, कब क्या नहीं हुआ। किसी 3 स्टेट को बताइए तो 2 नंबर में पूछ सकता है। किसी एक स्टेट का पूछेगा तो 1 नंबर में पूछेगा ही। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया गया। ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा और मेघालय 2 बार लिखा गया। 1972 में बना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987 में बना। महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बना। दादर और नागर हवेली 1954 में। गोवा और दमनदीप 1887 में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार को विभाजित कर देकर 3 नए राज्य क्रम छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए। यानी किन? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को बांट दिया इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 3 राज्य बनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय विवाद, यानी जो इंटरनेशनल विवाद होते हैं वो क्या हैं? ऐसे विवाद जो यहाँ से अधिक या 2 से अधिक राज्यों के बीच होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बोल दिया मैंने, ये अंतर्राज्यीय विवाद हैं। अंतर्राज्यीय विवाद वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच होते हैं, अंतर्राज्यीय विवाद कहलाते हैं। आप 2 उदाहरण की वजह से इसे समझ सकते हैं। पहला है सीमा विवाद। उदाहरण 1 में सीमा विवाद, इसमें मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं। उदाहरण 2 में 2 पॉइंट भी लिखे हैं। सीमा विवाद में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर है। दूसरा पॉइंट है मणिपुर और नागालैंड के बीच में सीमा विवाद पुराना है। पंजाब में हरियाणा को अलग करने पर उसके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को भी लेकर विवाद रहा है। दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं जल विवाद के बारे में। ये इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर इसके याद रखें। मैंने अधिकतर इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चनों को आपको बताया है। उदाहरण के लिए जल विवाद आप दे सकते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु में जो कावेरी नदी है ना, जल विवाद आज भी चल रहा है। नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर क्या गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में विवाद रहा है। ये अब ये वीडियो यहीं तक है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, ये पार्ट 1 है संघवाद में, उसमें हम फिर भारतीय संघवाद में संघात्मक लक्षण, उसके फिर दूसरे लक्षण, भारतीय राज्यों के विशिष्ट प्रावधान, या और उसके बाद कुछ ये अगली वीडियो में बनाऊंगा मैं आपको। वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आगे सेकंड पार्ट के लिए ज़रूर कमेंट में बताएं कि सेकंड पार्ट आप किस डेट पे आप चाहते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।